इतिहास किसी भी व्यक्ति के कार्यों का आकलन करता है और उसके आधार पे उसे इतिहास में जगह देता है। लिटन द वर्स्ट कहे जाते हैं इतिहास में। 1876 से 80 तक उन्होंने कुछ ऐसे कारनामे किए जिनके कारण इतिहास उन्हें लिटन द वर्स्ट कहता है। उनके तुरंत बाद रिपन आए। 1880 से 84 के काल में उन्होंने कुछ ऐसे उदारवादी कार्य किए जिनके कारण उन्हें रिपन द पॉपुलर या रिपन द गुड कहा जाता है। इसमें अफगान नीति में पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, जो लॉरेंस की पॉलिसी थी, उसका त्याग किया गया और फॉरवर्ड पॉलिसी, प्रो फॉरवर्ड पॉलिसी, जो कि लड़ाई की नीति थी लिटन की, उसको भी खत्म किया और लड़ाई का परित्याग करके और पीसफुल तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से अफगान नीति को सुलझाने के कारण ही रिपन को एक बेहतर स्थान मिलता है इतिहास में। रिपन के काल में 1881 में जनगणना कराई गई। पहली जनगणना मेयो के काल में हुई थी, परंतु हर 10 साल पे जनगणना करवाने की शुरुआत 1881 से हुई, इसलिए इसे फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस भी कहा जाता है। इसके अलावा फैक्ट्री एक्ट लेकर के आए 1881 का। 100 से अधिक अगर श्रमिक काम करते थे किसी भी फैक्ट्री में, तो उस फैक्ट्री पर यह नियम लागू हुआ कि 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए कार्य के घंटे सीमित होंगे और 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर पाबंदी लगा दी गई। ऐसा इसलिए भी किया गया था क्योंकि भारतीय फैक्ट्री से उत्पादित होने वाला कॉटन ब्रिटेन की कंपनियों से उत्पादित होने वाले कॉटन को डायरेक्ट कंपटीशन दे रहा था। इस कंपटीशन में जीतने के लिए यही तरीका था कि भारतीय फैक्ट्रियों पर कुछ ऐसे नियम लगाए जाएं ताकि वहां का श्रम महंगा हो जाए। भारत में श्रम सस्ता था, इसलिए कॉटन सस्ती थी, तो भारतीय कॉटन को महंगा करने के लिए यह तरीका अपनाया गया था। इसके अलावा भारत में जो 1882 में समाचार पत्र अधिनियम को रद्द किया गया, उसे एक अच्छे फैसले के तरीके से प्रेस ने लिया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय भाषाओं में छपने वाले न्यूज़पेपर और अंग्रेजी न्यूज़पेपर के बीच में जो अंतर किया गया था, उस अंतर को अब समाप्त कर दिया गया और दोनों को एक बराबर माना गया, जो कि कहीं ना कहीं प्रेस स्वतंत्रता के मार्ग में एक बहुत बड़ा कदम था। शिक्षा के सुधारों को 1882 से लागू किया रिपन ने, जिसमें सर विलियम हंटर के अंडर में एक शिक्षा आयोग स्थापित किया गया। इस शिक्षा आयोग का उद्देश्य था 1854 के वुड्स डिस्पैच के द्वारा जो शिक्षा में प्रगति हुई थी उसका पुनरावलोकन यानी रिव्यू करना। आपको यहाँ पे याद होंगे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिन्हें लॉर्ड मैकॉले कहा जाता है, जिन्होंने कहा था कि भारत में अगर शिक्षा देनी है तो सिर्फ अंग्रेजी किताबें पढ़ने के लिए दे दीजिए, इन्हें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको कुछ ऐसे भारतीय चाहिए थे जो अंग्रेजी और अंग्रेजियत को समझें और उन्हें सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाए। लेकिन रिपन और विलियम हंटर ने इस तरीके से नहीं सोचा और उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पे विशेष जोर देने की बात कही। प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने से उनका मतलब था कि एक तो साधारण साहित्यिक शिक्षा होनी चाहिए कि जो किताबों में दिया हुआ है वो पढ़ाइए, साथ में व्यवहारिक शिक्षा भी दीजिए। इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कहा कि सेकेंडरी एजुकेशन में हमें प्राइवेट सेक्टर और ऐसे सेक्टर जो कि मिशनरी संस्थाओं के रूप में काम कर रहे हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद बात आती है स्थानीय स्वशासन की। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है क्योंकि 1883 से 85 के बीच में इन्होंने स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित करवाया। इस प्रस्ताव को इन्होंने 1882 में दिया था। बहुत समय लगा इसे प्रस्ताव को पारित करवाने में, क्योंकि ब्रिटिशर्स वो अधिकार नहीं देना चाहते थे भारतीय को। 1884 में मद्रास स्थानीय बोर्ड एक्ट पास किया गया। आज की डेट में देखें तो ऐसे बोर्ड हमारे यहाँ सभी जगह मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू होता है। इस प्रकार के जो ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना थी वो इसी वक्त शुरुआत की गई थी रिपन के काल में। तो अगर हम देखें कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की बात, तो कहीं ना कहीं ये इतिहास हमें रिपन के काल तक लेकर के जाता है, क्योंकि इन स्थानीय संस्थाओं में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को अधिक रखा गया था। ये गैर सरकारी सदस्य वही होते थे जो नॉन ब्रिटिश अधिकारी थे और उन्हें मौका दिया जाता था कानून निर्माण का। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय में स्थानीय स्वशासन की क्या नींव रखी गई थी। गॉटलिब विल्हेम लिटनर के सहयोग से रिपन ने पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की। 14 अक्टूबर 1882 को गॉटलिब विल्हेम लिटनर ने पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें कि रिपन का महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अतिरिक्त अकाल संहिता आई 1883 में। आपने पढ़ा है
कि लिटन के काल में लॉर्ड स्ट्रैची के अंडर में स्ट्रैची आयोग बना था, पहला अकाल आयोग था, जिसके सजेशंस के आधार पर 1883 में अकाल संहिता अस्तित्व में आई, जिससे भारतीयों को बहुत ज्यादा रिलीफ मिला। इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा भारत के आम जनता के बेहतरी में। कॉटने इल्बर्ट, जो कि एक लॉयर थे, इनकी सहायता से रिपन ने एक बिल ड्राफ्ट करवाया जो कहलाया इल्बर्ट बिल। बहुत ही विवादित विषय था, क्योंकि ये बिल ये प्रपोज करता था कि न्यायिक व्यवस्था में भारतीयों को यूरोपियंस के बराबर ही स्थान मिलना चाहिए। पहले तक ये होता था कि अंग्रेजी कन्विक्ट का मुकदमा कोई भारतीय जज नहीं सुन सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक रंग भेद और क्षेत्रवाद और दो सभ्यताओं के बीच भेदभाव की बात थी, जो कि भारतीयों के साथ एक तरीके से डायरेक्ट भेदभाव था। रिपन ने इसका विरोध किया और उसने इस बात का बिल दिया कि अब भारतीय और विदेशियों को बिल्कुल एक समान माना जाइए। इल्बर्ट बिल 2 फरवरी 1883 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, पारित भी हुआ, लेकिन इसकी अवस्था कुछ ऐसी ही रही जैसे कि भारतीय संविधान जाति प्रथा का विरोध करता है। लेकिन क्या हमारे ग्राउंड लेवल रियलिटी ये है कि जाति प्रथा समाप्त हो गई है? तो ये देखने की बातें हैं कि जो नियम पारित किए गए वो कितने लागू हुए। हालांकि रिपन ही नहीं, किसी भी इतिहास के व्यक्ति को अगर आपको याद करना हो तो उसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जरूरी होता है। यहाँ पे मैंने कुछ मेन इंफॉर्मेशंस को लगाया है, जिसमें कि 1881 में आप प्रथम फैक्ट्री एक्ट याद रखिएगा, 82 में समाचार पत्र अधिनियम, 82-83 में स्थानीय स्वशासन और इल्बर्ट बिल 83-84 में। तो इस तरीके से आप रिपन को बेहतर समझ जाएंगे। होप इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड रिपन इन बेटर इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, अपना व्यू जरूर दें। थैंक यू सो मच।